गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रंजीत स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज गणित का दूसरा लेक्चर है। अगर इसके पहले आप लोग लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने ऐड किया था। आज का जो लेक्चर नंबर 2 है, इससे आपका 2 से 3 नंबर पक्का आएगा। इसको आप देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, चलिए। हेडिंग है गणित का दर्शन। गणित का दर्शन मतलब गणित से परिचय या इंट्रोडक्शन। बच्चों को गणित को कैसे आप समझाएंगे या कैसे बताएंगे या कैसे उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, बच्चे गणित से भयभीत होने के बजाय उसका आनंद उठाएं। आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसको ऐसा पढ़ाएंगे जैसे बच्चा डरे ना। आप ऐसे माध्यम से पढ़ाएंगे जिससे बच्चा उसका क्या करे, आनंद उठाए। दूसरा पॉइंट है, बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। गणित में सूत्रों व यांत्रिक प्रक्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ है। दोस्तों, बहुत लोग होते हैं कि केवल बस सूत्र रटवाने लगते हैं, तो आपको बस सूत्र नहीं रटवाना है। यांत्रिक प्रक्रिया मतलब टेक्निकल प्रोसेस। बहुत प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा टेक्निक लगाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि इसके अलावा मैथ में कुछ है ही नहीं। तो यही बोला गया है कि बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें, और गणित में सूत्रों व यांत्रिक प्रक्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ है। तीसरा पॉइंट है, बच्चे गणित को ऐसा विषय माने जिसमें वह बातचीत कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस गणित का नाम सुने तो बच्चे क्या होता है कि उनको पसीना आने लगता है। तो आप कहेंगे ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। आप क्या करेंगे, गणित में ऐसा विषय है जिसमें बातचीत कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी बच्चा सामान खरीद रहा है, खिलौना खरीद रहा है, तो आप कहेंगे ऐसे बात करो, तुमने 4 खिलौने खरीदे हैं और तुमने 4 खिलौने खरीद लिए, तो कितने हो गए? तो बता देगा 4 है, अब 4 पहले से था, 4 बाद में खरीदा, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। ऐसे बातचीत और चर्चा के माध्यम से क्या हो गया, बच्चे गणित सीख सकते हैं। आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट, बच्चे सार्थक समस्या उठाएं और उसे हल करें। कितने लोग होते हैं कि फालतू के सवाल, पहेलियाँ बुझाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं, क्लास में आप ऐसा प्रश्न पूछेंगे जो सार्थक हो और उसका उत्तर भी मतलब आ सके, या ऐसा कहें कि टाइम पास ना करेंगे, केवल सार्थक समस्या क्लास में उठाएंगे। पाँचवा पॉइंट है, बच्चे अमूर्त का प्रयोग संबंधों को समझने, संरचनाओं को देख पाने, चीज़ों का विवेचन करने, कथनों की सत्यता और असत्यता को लेकर तर्क करने में कर पाएँ। अमूर्त का प्रयोग किस लिए करेंगे? अमूर्त मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, जो चीज़ें न दिखती हो, और मूर्त मतलब जो चीज़ें दिखती हैं। तो अमूर्त का प्रयोग किस लिए करेंगे आप? अमूर्त कोई भी चीज़ आपको समझाने के लिए, अमूर्त मतलब सामने नहीं दिखा दे रहा है बच्चों को, तो उसका प्रयोग किस लिए करेंगे? उनको समझाने के लिए करेंगे। और संरचनाओं को देख पाने, ऐसा आप उनको बताएंगे कि वो क्या करेंगे, मन ही मन में क्या करेंगे, उसका कल्पना कर लेंगे या संरचना अपने मन में बैठा लेंगे। और उससे क्या होगा, कथनों की सत्यता और असत्यता को लेकर वो तर्क कर पाएंगे, जो चीज़ें न दिखाई देती हो, ऐसा आप उनको समझाएंगे। आगे चलते हैं। छठा पॉइंट है, अध्यापक प्रत्येक बच्चे के साथ इस विश्वास पर काम करे कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। दोस्तों, अब अध्यापक को इस बात को नज़र में रखना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा मैं गणित सीख सकता है। ये नहीं कहेंगे कि तुम मंद बुद्धि बालक हो, तुम नहीं सीख पाओगे, वो बहुत तेज बुद्धि का, वो सीख जाएगा। या तुम अलग बालक हो, या आप कहेंगे कि केवल लड़के ही मैथ सीख सकते हैं, लड़कियां नहीं सीख सकती हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको इस विश्वास पर काम करना है कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है, चाहे आपके कक्षा में वो कमज़ोर बालक हो, चाहे तेज बालक हो। अगर कमज़ोर बालक हो तो उसका क्या करेंगे, बार बार अभ्यास करवाएंगे, जिससे बच्चा सीख जाएगा। सातवां पॉइंट है, बच्चे गणित की मूल समस्याओं को, संरचनाओं को समझें। अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति मूल संरचनाओं में सम्मिलित है। दोस्तों, मूल संरचना क्या तात्पर्य है? बेसिक मैथ किस में आता है? आपके अंकगणित में आता है, बीज गणित में आता है, रेखा गणित में आता है, त्रिकोणमिति में आता है। तो पहले क्या करेंगे, आप बच्चों को बेसिक मैथ के बारे में जानकारी देंगे। आई होप कि आपको ये सातों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। जो गणित का दर्शन या गणित के परिचय के बारे में मैं बताना चाह रहा था, आप भी बच्चों को ऐसे ही समझाएंगे। आगे चलते हैं। अब इसमें पॉइंट मेन क्या है, मतलब आपको इसमें याद क्या रखने वाली बात है, गणित का दर्शन में आपको याद क्या करना है। तो मैंने उसको नोट में लिखा हुआ है। नोट 1, पूर्व प्राथमिक स्तर पर सारा अधिगम खेल और क्रियाकलाप के जरिए होता है, उपदेशात्मक संप्रेषण के जरिए नहीं।
ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से देखिएगा आपको प्रश्न आएगा। 4 से 5 मैंने क्वेश्चन लिया है, केवल 2 साल का है। 4 से 5 या 6 से 7 मैंने क्वेश्चन लिया है, केवल 2 ही साल में पूछा गया इस लेक्चर से। इस लेक्चर से आपका 2 से 3 नंबर आना अनिवार्य है। तो आप इसको अधिगम और ये क्रियाकलाप, ये चीज़ें इसको नोट कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे कि प्राथमिक स्तर पर सारा अधिगम जो है खेल और क्रियाकलाप के जरिए होता है, उपदेशात्मक संप्रेषण के जरिए नहीं। आप खेल खेल में बच्चों को सिखाएंगे, ये नहीं कि आप उपदेश देंगे या केवल लेक्चर करेंगे, मोटिवेट करेंगे तो बच्चा सीख जाएगा, नहीं, खेल खेल के माध्यम से। जैसे हम उदाहरण दें, जैसे आप कोई क्रियाकलाप करा रहे, जैसे आपने कोई कहानी सुनाया, आपने या क्रियाकलाप करवाया कि 4 बच्चे इधर आएँ, अपने पास बुला लिए 4 बच्चे, और आपने कहा कि 4 बच्चे और आ जाएं, तो आप टोटल कितने हो गए? तो बच्चों से पूछेंगे, 4 पहले थे और 4 लोग और बढ़ गए, तो क्या हो गया? 4 4 8। तो ऐसे आप खेल के माध्यम से क्या होगा, बच्चे सीखेंगे। तो आपको यही करना है कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर सारा अधिगम या अधिगम मतलब सीखना, सारा अधिगम कैसे होता है? खेल और क्रियाकलाप के जरिए होता है। ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखेंगे। दूसरा नोट है, गिनती को क्रम में रटने के बजाय यह सीखने और समझने की ज़रूरत है कि छोटे समुच्चय के संदर्भ में नाम के खेल और संख्या में और गिनती में और मात्रा में क्या जुड़ाव है। दोस्तों, आप गिनती को रटाने के बजाय, अब बहुत लोग क्या करते हैं, बस गिनती रट लो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो गिनती को रटाना नहीं है, आपको ये दिखाना है कि कॉन्सेप्ट, नाम के खेल और संख्या और गिनती में मात्रा में क्या जुड़ा है। कोई खेल खेल रहा है तो उसमें गिनती का प्रयोग हो रहा है, तो वो कैसे गिनती से जुड़ा हुआ है, आप ऐसे बताएंगे। आप खेल खिलाएंगे कि 4 बच्चे मेरे पास आएँ, इसके बाद आप कहेंगे इसमें से 2 बच्चे उधर चले जाएँ, तो कितने बच्चे बच्चे? तो 4 में से 2 घटवा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो आप ऐसे बताएंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे क्या होगा, खेल खेल में वो सीख जाएंगे रटने के बजाय। आप ये इसको देख लेंगे, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है रेड कलर से। तीसरा नोट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में गणित के लिए सकारात्मक रुझान, रुचि, कौशल, अवधारणा का होना जरूरी है। प्राथमिक स्तर पर सकारात्मक रुझान मतलब रुझान से क्या तात्पर्य है? रुझान का क्या मतलब होता है? मतलब सकारात्मक इच्छा, रुझान का मतलब कह सकते हैं इच्छा या रुचि भी कह सकते हैं कि सीखने में क्या हो, उनका सकारात्मक रुचि हो, इच्छा हो। कौशल, मैंने कल के लेक्चर में आपने नहीं देखे होंगे, कौशल को देख लीजिएगा। कौशल मैंने बताया था, कौशल क्या होते हैं। कौशल 4 प्रकार के होते हैं, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, या शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो सुबोपली। मैंने कौशल के बारे में बताया, हर बार इससे एक क्वेश्चन आता है, सुबोपली, इसको बोलते हैं कौशल। इसको आप कल के लेक्चर में देखिएगा, मैंने डिटेल समझाया हुआ है सुबोपली। तो कौशल अवधारणा का होना जरूरी है। कौशल मतलब क्या होगा? सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों में गणित के लिए सकारात्मक रुझान, रुचि, कौशल और अवधारणा का होना जरूरी है। इस स्तर पर गणित को रोज़मर्रा की जिंदगी से जोड़ना चाहिए तथा अनुमान, संप्रेषण, तर्क को महत्व देकर अवधारणाओं को मूर्त से अमूर्त की ओर समझना चाहिए। इस स्तर पर गणित को क्या है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी या दैनिक जीवन, रोज़मर्रा का मतलब क्या होता है, दैनिक जीवन। तो आप गणित पढ़ाएंगे तो क्या होगा, दैनिक जीवन से जोड़ कर पढ़ाएंगे। जैसे उनके दैनिक जीवन में क्या क्या चीज़ें मतलब ऐड हो रहा है या वृद्धि हो रहा है, क्या घट रहा है, तो उनके दैनिक जीवन से जोड़ कर पढ़ाएंगे। और अनुमान, संप्रेषण, तर्क को महत्व देकर अवधारणाओं को मूर्त से अमूर्त की ओर समझना चाहिए। ये पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि गणित का उद्देश्य क्या होता है, मूर्त से अमूर्त होता है। मतलब मूर्त मतलब जो चीज़ें दिख रही हैं, और जो अमूर्त मतलब जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो गणित क्या होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, गणित कैसी विषय है, मूर्त से अमूर्त विषय है। इसको आप देखेंगे, ध्यान से ऐसे ही पढ़ाएंगे। इस स्तर पर गणित को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ना चाहिए, मतलब इस स्तर पर गणित को क्या है, दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। और अनुमान लगाना, तर्क लगाना, इन अवधारणाओं को कैसे समझाएंगे, मूर्त से अमूर्त की ओर। जो चीज़ें उनको दिख रही है पहले उसको बताएंगे, और जो चीज़ें नहीं दिख रही है उसके बारे में ऐसा बताएंगे कि वो अपने मन में क्या करें, कल्पना कर लें। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। गणितीय खेल, पहेलियाँ तथा कहानियाँ बच्चों को सकारात्मक रुझान की ओर प्रेरित करते हैं। गणितीय खेल क्या है, बच्चों के मन में क्या रुचियाँ उत्पन्न करता है। अगर पहेलियाँ बुझाएंगे तो बच्चे बहुत ही उसमें रुचि लेते हैं, और कहानियाँ भी सुनाएंगे तब भी क्या है, बच्चे रुचि लेने लगेंगे। तो गणितीय खेल, पहेलियाँ तथा कहानियाँ के माध्यम से आप क्या करेंगे, बच्चों को गणित सिखाएंगे। आगे चलते हैं। नोट 5,
प्राथमिक स्तर पर स्कूली गणित शिक्षा की समस्या के पीछे सफलता और असफलता, गणना पर अत्यधिक जोर, केवल पाठचर्या से पढ़ाई, मूल्यांकन पद्धति, लैंगिक पूर्वाग्रह, अध्यापक में आत्मविश्वास की कमी के कई कारण हैं। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा में सफलता और असफलता के पीछे क्या कारण हो सकता है? ये आपके अध्यापक या कहें तो आपके टीचर पर प्रभाव पड़ता है कि टीचर कैसा वो आपको गणित सिखा रहा है, कैसा आपको बर्ताव कर रहा है। अगर वह मूल्यांकन पद्धति और पाठचर्या से पढ़ाई और लैंगिक पूर्वाग्रह मतलब क्या होता है? लड़कों और लड़कियों में क्या विभेद करना। अगर वो लड़कों को अच्छे से पढ़ा रहा है, लड़कियों को अच्छा से नहीं पढ़ा रहा है, तो उनमें क्या होगा? आत्मविश्वास की कमी आ जाएगी। आपको क्या करना है? समावेशी कक्षा। समावेशी मतलब क्या होता है कि सभी को एक समान मानकर क्या करना है? आपको शिक्षा देना है। तो आप सभी को एक समान मानकर शिक्षा देंगे तो क्या होगा? बालक में आत्मविश्वास बढ़ेगा। आगे चलते हैं। नोट 6, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित की सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए है, अतः इस स्तर पर गणित व्यवहारिक और जीवन अनुभव के साथ समृद्ध होना चाहिए। दोस्तों, ये प्रश्न पूछता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित की सफलता किसके लिए है? लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए है? तो आप क्या कहेंगे? प्रत्येक बच्चे के लिए है। ये नहीं कि केवल लड़कों के लिए है, केवल लड़कियों के लिए। प्राथमिक स्तर पर गणित की सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए। हर बच्चा क्या है? गणित सीख सकता है। इसलिए गणित को कैसे पढ़ाना चाहिए? दैनिक जीवन या जीवन अनुभव के साथ जोड़ कर पढ़ाना चाहिए। अगर आप दैनिक जीवन के उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं उससे जोड़ कर आप पढ़ाएंगे तो क्या होगा? बच्चा गणित सीख जाएगा। एनसीएफ, अब कितने लोग पहली बार क्लास ले रहे होंगे तो एनसीएफ मतलब नहीं समझ पा रहे। एनसीएफ क्या होता है? एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, मतलब हिंदी में राष्ट्र पाठचर्या की रूपरेखा। किसी भी राष्ट्र का क्या होता है? एक मतलब प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक रूपरेखा या पाठचर्या या कहें सिलेबस तैयार किया जाता है। तो उसके लिए हमारी प्राथमिक कक्षाओं के लिए इसके लिए क्या किया? पाठचर्या तैयार किया गया है एनसीएफ। एनसीएफ का पहला भाग कब आया था? 1975 में आया था। और दूसरा संशोधित रूप कब आया? सन 1988 में आया। तीसरा कब आया? सन 2000 में आया। और चौथा जो इसमें चल रहा है एनसीएफ 2005, ये 2005 में आया। तो ये एनसीएफ या आप संस्करण इसको भी देख लेंगे। और इसके अध्यक्ष या बोलें या अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में ये आया था? तो आप क्या बोलेंगे? यशपाल समिति की अध्यक्षता में ये आया था। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इस पूरे पॉइंट को एक बार फिर से देखिएगा और आप हमारे प्रश्न जो मैंने कराया हुआ है इसको पहले करिएगा। इसके बाद किसी भी प्रैक्टिस सेट से आप उठाकर इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 से 3 नंबर इस लेक्चर से आने हैं। तो पहला प्रश्न है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। गणित के सवालों को आप कैसे हल करेंगे? पहला, अनुमान लगाना। दूसरा है व्यापक। तीसरा है हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। चौथा है क्रियाकलाप आधारित उपागम। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि गणित को आप कैसे पढ़ाएंगे या कैसे मतलब संचालित करेंगे। तो क्या बताया था? खेल और क्रियाकलाप के आधार पर। तो खेल और क्रियाकलाप क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपको देखने में सभी विकल्प सही लग रहे हैं लेकिन आपको सबसे उपयुक्त चुनना है। यही तो होता है शिक्षा, कि आपको देखने में सारे विकल्प सही लगेंगे लेकिन आपको क्या करना होता है? सबसे उपयुक्त आपको विकल्प चुनना होता है। तो मैंने जो जैसे प्रश्न पूछता है मैंने उसको वैसे ही अंडरलाइन या रेड कलर से लिखा हुआ है। तो पहला प्रश्न था, गणित को सॉल्व करने के लिए या हल करने के लिए आप कैसे सॉल्व कराएंगे या कैसे संचालित करेंगे? तो क्या होता है? खेल और क्रियाकलाप के माध्यम से क्या होता है? गणित को सिखाया जाता है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। पहला ऑप्शन है, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। दूसरा ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका। तीसरा ऑप्शन है, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। चौथा ऑप्शन है, उसे पढ़ाने की विधि। आपको बताना है कि गणित सोचने एवं तर्क का निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वो कथन चुनना है जो आपको उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो कौन सा पालन नहीं करता है? आप बताएंगे, कौन सा बताएंगे? बताइए। सभी लोग पहले अपने मन में सोच लें।
आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। यही आपको ये आपको देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा था, आपको नेगेटिव बताना है। अब बच्चों को निर्धारित सूत्र नहीं याद करवाना है। और दूसरा था पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत सामग्री को लिखने का तरीका ये हो सकता है। तीसरा कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। चौथा उसे पढ़ाने का विधि। आगे चलते हैं। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है। पहला ऑप्शन है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। दूसरा ऑप्शन है अधिकतर सूत्रों को याद करना। तीसरा ऑप्शन है बहुत जल्दी सवालों को हल करना। चौथा ऑप्शन है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बताना। तो अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन था सवालों के उत्तर देने का तकनीक निपुणता, ये हो सकता है। अधिकतर सूत्रों को याद करना, ये निगेटिव पॉइंट है, सूत्र नहीं आपको याद करना, मान शिक्षक के लिए दिया मान लो हो सकता है। आगे चलते हैं। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, ये भी हो सकता है। सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बताना, ये सबसे ज़्यादा आपका विकल्प क्या है, उपयुक्त लग रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं: कबाड़ी वाले, भोपाल की सैर, दुनिया की कुछ ऐसी दिखती हैं, यह परिवर्तन किया गया है। ये शीर्षक दिया गया है और पूछ रहा है इसका क्या मतलब उद्देश्य होगा या किस लिए दिया गया है। पहला ऑप्शन है कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। दूसरा ऑप्शन है पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए। चौथा ऑप्शन है उन्हें अलग से समझाने के लिए, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। तो इस शीर्षक का उद्देश्य क्या हो सकता है, तो कबाड़ी और यात्रा हो सकता है, लेकिन आपको सबसे उपयुक्त चुनना है। तो सबसे उपयुक्त आपको यही लगा कि उन्हें अलग से समझाने के लिए कि दैनिक जीवन सबसे इम्पोर्टेंट है, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, इसलिए इस चैप्टर का प्रयोग किया गया है। ये नहीं कि कबाड़ा बेचना और यात्रा करना है, या पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए नहीं, बल्कि किस लिए है, उन्हें दैनिक जीवन से जोड़ने के लिए और रोचक बनाने के लिए इस शीर्षक का प्रयोग किया गया हो। आगे चलते हैं। गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। गणना संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। दूसरा ऑप्शन है संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना। तीसरा ऑप्शन है केवल संकल्पना आत्मज्ञान देकर। चौथा ऑप्शन है केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके। तो क्या होगा बताइए, गणितीय कौशल किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो मैंने बताया अभ्यास एवं क्रियाशील। ये क्रियाशील गतिविधि सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप सब विकल्प क्या हो जाएगा, पहला। कक्षा में आप क्या करेंगे, अभ्यास कराएंगे और क्रियाशील गतिविधि कराएंगे, तो जिससे क्या होगा, बच्चे गणित को ज़्यादा सीख सकते हैं। मैंने पहला ही नोट 1 में यही लिखवाया था कि गणित कैसे सीखते हैं बच्चे, खेल और क्रियाशील क्रियाकलाप या क्रियाशील गतिविधियों के द्वारा बच्चे गणित ज़्यादा सीखते हैं। और ये आप संकल्पना देकर या एल्गोरिथम कराकर बच्चों को गणित नहीं सिखा सकते हैं। आगे चलते हैं। एनसीईआरटी 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कड़ा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है खोजबीन का उपागम का प्रयोग करना, क्रियाकलाप का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन में जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। दूसरा ऑप्शन है गणित के सभी पाठ्यपुस्तक का पुनर्लेखन करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। दोस्तों इसमें पूछ रहा है गणित में चिंतन और तर्कड़ा का तरीका कौन सा हो सकता है। तो बच्चे चिंतन और तर्क कब करेंगे, जब बच्चों को किसी भी खोजबीन या उपागम का प्रयोग करेंगे, या क्रियाकलाप से जुड़ेंगे, या कल्पना कर लेंगे, या वास्तविक जीवन में जो उनसे जुड़ा हुआ है उससे प्रश्न करेंगे, या विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे। तो ये सब करेंगे तो क्या होगा, बच्चों में चिंतन और तर्क करने की शक्ति बढ़ेगी। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप पहले लेक्चर को देखेंगे पूरा, इसके बाद क्या है, सारे सवाल को लगाएंगे, और इसके बाद क्या करेंगे आप, मैंने बताया था यूथ का आता है प्रीवियस ईयर पेपर 2011 से लेकर 2022 तक। आप यूथ का ले लेंगे, यूथ का प्रीवियस पेपर, उसमें क्या होता है, सारे पेपर आपके दिए रहते हैं, जो भी पेपर अब तक सीटेट करवाया है उसमें सारे पेपर दिए रहते हैं। आप 2011 से लेकर 2022 तक
आप इसको ले लेंगे तो उसमें सारे आप प्रश्न क्या है लगा सकते हैं। उसमें सारे सब्जेक्ट के दिए हैं आपके, मैथ, बाल विकास, हिंदी, संस्कृत, गणित, सारे सब्जेक्ट के क्या हैं आपको प्रश्न दिए हुए हैं। तो आप इसको ले लेंगे तो पहले हमारा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखेंगे। इसके बाद क्या है आप उस प्रश्न को लगाएंगे। आई होप कि मैंने जितना भी समझाया आपको सब समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को क्या रंजित स्टडी वर्ल्ड को क्या सब्सक्राइब कर लेंगे। और टेलीग्राम हमारा चैनल है टेलीग्राम रंजित स्टडी वर्ल्ड, वही जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम पर भी, वहाँ पर जुड़ जाएंगे। आपको वहाँ पर सारे PDF और सारे इन्फॉर्मेशन वहीं से मिलेंगे। तो आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में भी क्या है शेयर कर देंगे। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।